नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि नए कानून लागू होने वाले हैं। ब्रिटिश शासनकाल के समय से अब कानून व्यवस्था में बदलाव किया गया। इतने सालों बाद अब नया कानून लागू होने जा रहा है जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 3 नए कानून इसमें हैं, तो आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। और ये 3 नए कानून क्या क्या हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ ऐड किया गया है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शुभम तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद छाया जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जो 3 नए कानून जो लाए गए हैं, क्या आवश्यकता पड़ी इस कानून को लाने की? छाया जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो तीनों पुराने कानून थे ये अंग्रेजों के काल के थे। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो है 1860-1872 के कानून थे। तो अगर हम समय काल की गणना करें तो इन कानूनों को बने 150 से 160 साल हो चुके हैं। 150 सालों में, 150 सालों में जो हमारा सामाजिक परिदृश्य है और जो टेक्नोलॉजी है, इनमें बहुत परिवर्तन आया है। अपराधों का प्रकार भी बदला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों को लाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पुराने जो कानून थे वो ये जो नए बदलाव हुए हैं समाज में, टेक्नोलॉजी में, इन सब में, उनको ये जो नए कानून है ये एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू किया जा रहा है। जी, जैसे कि 3 नए कानूनों के बारे में आपने बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और इसी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। छाया जी, ये जो तीनों कानून हैं ये एक्चुअली हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो कम्प्लीटली इन तीनों कानूनों पे ही जो है डिपेंड करती है। तो इसमें जैसे भारतीय न्याय संहिता है, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी। भारतीय न्याय संहिता का जो काम है वो अपराधों का सृजन करती है कि समाज में जो अपराध होते हैं उनको वो डिफाइन करती है, उनके संबंध में पनिशमेंट जो है वो सब उसको बताती है। तो ये भारतीय न्याय संहिता है। तो इसमें जो परिवर्तन हुए उनकी शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता से ही करता हूँ। भारतीय न्याय संहिता में जो है काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। इनमें जैसे हम प्रोविजंस में देखें तो पहले इसमें 511 धाराएं हुआ करती थी। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 धाराएं हैं, 358। ये धाराएं कम यूँ हुई हैं कि पहले जो भारतीय दंड संहिता थी वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं थी, चीज़ें बिखरी हुई थी। कोई अपराध यहाँ है, कोई अपराध दूसरी जगह पे है, एक ही प्रकार के अपराध अलग अलग चैप्टर से मिलते थे। भारतीय न्याय संहिता में इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि एक प्रकार के अपराध को एक ही जगह पर रखा जाए। उससे सहूलियत ये होगी कि अगर कोई व्यक्ति कानूनों को पढ़ रहा है तो उसे एक प्रकार के अपराध एक ही जगह पर मिल जाएंगे। दूसरा इसमें बदलाव ये किया गया है कि इसमें प्रायोरिटीज़ में परिवर्तन किया गया है। जैसा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून था तो वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से उसको बनाया था। लेकिन अब हम एक आज़ाद देश हैं, हमारे पास हमारा संविधान है 1950 से। तो संविधान जो है वो हमको एक तरीके से निर्देशक के रूप में काम करता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो कानून है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। तो उसमें परिवर्तन करते हुए अब ये किया गया है कि पहला का जो दंड संहिता थी उसमें सेडिशन का अपराध, राजद्रोह, ये शुरुआत में आते थे। म्यूटनी, आर्मी, सेना जो है, एयरफोर्स, नेवी, ये अगर म्यूटनी कर देते, विद्रोह कर देते हैं, उसके संबंध में अपराध हो गया। रेलवे, वेसल, जलयान, इन सब से रिलेटेड जो अपराध थे ये पहली प्राथमिकताएं थी, उनको सामने रखा गया था। जबकि महिलाओं, बच्चों और नागरिकों से संबंधित जो अपराध होते हैं कि उनके साथ कोई घटना हो रही है, उनका क्रम पीछे आता था, चैप्टर 16 में आता था। तो इससे हमें उनकी प्राथमिकता दिखती है कि वो उनका भारत के नागरिकों से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको ये था कि हमें अपना शासन बनाए रखना है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद
हमारा संविधान हमारा खुद का हमें मिलने के बाद अब जो है प्राथमिकताएं हमारी ये हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है परिवर्तन किए गए। जैसे कि राजद्रोह है, राजद्रोह को अब समाप्त कर दिया गया है। वो पहले 124A भारतीय दंड संहिता में उसका स्थान था। तो ये जैसा हम सब ने सुना है कि अगर कोई भी व्यक्ति शासन के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है, उनके किसी पॉलिसीज़ का मान लीजिए कि कोई विरोध करता है, तो उस पर सीधा उठा के सेडिशन लगा दिया जाता था। अंग्रेजों की ये प्रायोरिटी थी कि हमारे शासन के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। लेकिन अब हमारा संविधान जो है हमें बोलने का अधिकार देता है, अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी हो गया कि अब वो जो सेडिशन वाला जो प्रावधान था राजद्रोह, उसको ख़त्म किया जाए। तो सरकार ने अब जो नई संहिता है इसमें राजद्रोह को ख़त्म कर दिया है, उसके स्थान पर अब देशद्रोह लाया गया है। तो राजद्रोह से देशद्रोह का जो परिवर्तन है वो ये है कि पहले शासन के विरुद्ध, उनकी पॉलिसीज़ के विरुद्ध कुछ बोलने पे वो अपराध बनता था। अब जो है अगर देश के विरुद्ध कोई कुछ बात करता है जिससे कि देश की एकता या अखंडता जो है वो खंडित होती है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो अब ऐसी चीज़ों को जो है दंडित किया जाएगा। यानी कि अब जो है देश की जो सुरक्षा है, एकता है, अखंडता है, वो पहली प्रायोरिटी जो है सरकार की है, और वही चीज़ हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें दर्शित होती है। दूसरा अगर मैं जाना चाहूँ तो कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं इसमें। जैसे एक जो अपराध बहुत निकल के आता है आजकल हमको सुनने मिलता है कि शादी का झांसा देकर या नौकरी का झांसा देकर किसी महिला के साथ संबंध बनाए गए और बाद में फिर व्यक्ति मुकर गया। तो इसके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं होता था। ये ज़रूरी होना चाहिए कि व्यक्ति जब वो वादा कर रहा है शादी का, नौकरी का, ये उस समय उसका जो इंटेंशन है वो धोखा देने की नहीं होनी चाहिए। बाद में अगर कुछ परिस्थितियां बन गई और उसके कारण जो है वो शादी करने से उसने इनकार किया या कुछ और चीज़ है, तो उसको जो है सज़ा पनिशेबल नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर व्यक्ति शुरुआत से ही गलत इंटेंशन के साथ में और एक धोखा करने की नीयत से ही कार्य करता है, तो उसको जो है भारतीय न्याय संहिता में दंडित किया गया है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो जो नया अपराध जोड़ा गया है वो है कि भारत के बाहर बैठकर अगर कोई अपराधी भारत के अंदर अपराध करता है तो उसको जो है अब दंडित किया जा सकता है। पहले इसके लिए कोई सीधा स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब जो है चूँकि जैसा लगातार देखने में आ रहा है कि बाहरी जो शक्तियां हैं वो भारत के अंदर अपराध करने का प्रयास करती हैं, भारत की सिक्योरिटी इसको हैम्पर करने की कोशिश करती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब ये नया धारा 48 डाली गई है BNS में, जो कि इस चीज़ को दंडित करती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर बैठकर हिंदुस्तान में कोई अपराध कर रहा है तो उसे जो है जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है वो है कि अगर किसी 18 साल से कम उम्र के बालक को कोई व्यक्ति नियोजित करता है या फिर उसको हायर करता है और उसके थ्रू कोई अपराध करवाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो व्यक्ति जिसने उस बालक को हायर किया है या उसको नियोजित किया है, उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा उस अपराध से जो अपराध उसने बालक के थ्रू जो है करवाया है। तो ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। फिर मैं आगे के प्रोविज़न में आऊँ तो छीना झपटी, स्नैचिंग, ये एक अपराध धारा 304 में इंक्लूड की गई है। तो आमतौर पे हम जानते हैं कि छीना झपटी में जनरली अगर कोई महिला है मार्केट में खड़ी है या कोई जा रहा है तो फ़ोन छीन लिया, चेन खींच ली, पर्स खींच लिया, तो अब जो है उसको दंडित करने का प्रावधान धारा 304 में कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें अपराधों की तो मॉब लिंचिंग जो है भारत में काफ़ी इसके अब घटनाएं होती हुई दिखी, तो सरकार इस पे सचेत होते हुए उन्होंने अब नई न्याय संहिता आई है उसमें मॉब लिंचिंग को अब एक अपराध बना दिया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि जाति, लिंग, रहने के स्थान
या पर्सनल बिलीफ हो गया, इन सब कुछ चीज़ों पे इन सब कारणों से अगर किसी व्यक्ति को जो है 5 या उससे ज़्यादा लोग मारते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग के तहत दंडित किया जाएगा और इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान किया गया है। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा एक नए प्रावधान की, जो कि हिट एंड रन के बारे में बात करता है। ये जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 में डाला गया है। ये प्रावधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है लापरवाही पूर्वक और उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो घटनास्थल से फरार हो जाता है, उस मामले में जो है आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि अगर व्यक्ति रुकता है या फिर उस व्यक्ति को जो है, जो घायल व्यक्ति है, उसको अस्पताल तक पहुंचाता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है, तो उस मामले में जो है उसकी सज़ा की अवधि कम हो जाएगी। इसमें जो टेक्निकल एक एस्पेक्ट है, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि इसके लिए विरोध काफ़ी हमारे देश में हुआ जब इस धारा की बात चली, क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो कि लोगों को थोड़े क्लियर नहीं हुए कि बहुत बारी संभावना बनती है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर जो चालक है वो घटनास्थल पर रुकता है तो बहुत बार उसको जो है लोग या तो उसकी गाड़ियाँ जला देते हैं या फिर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, तो व्यक्ति प्रैक्टिकली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें प्रावधान में ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आइडियल कंडीशन में आप रुकिए, उस पीड़ित जो घायल व्यक्ति उसकी मदद कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं रुक पाते हैं तो आपको तत्काल मजिस्ट्रेट या पुलिस को किसी भी माध्यम से ये सूचना देनी है कि ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया है, व्यक्ति घायल पड़ा है, तो पुलिस या मजिस्ट्रेट जो है तत्काल उस व्यक्ति को रिलीफ प्रोवाइड कर सके। तो इसका मकसद जो है वो ये है कि अगर व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद समय पर अस्पताल पहुंचाया गया होता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन चूंकि लोग भाग जाते हैं एक्सीडेंट करके तो व्यक्ति की जो है कई बार उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस मकसद से ये कानून लिखा गया था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अस्पष्ट रहने के कारण और विरोध होने के कारण अभी सरकार ने ये तय किया है कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून तीनों लागू होंगे। लेकिन ये जो धारा है हिट एंड रन वाली 106 क्लॉज 2 की, ये अभी 1 जुलाई से लागू नहीं होगी। तो अभी तक हमने बात किया भारतीय न्याय संहिता के बारे में। अब हम भारतीय जो नागरिक के लिए जो नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसके बारे में भी बताइए। जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसके नाम पे ही चर्चा करना चाहूँगा कि इसका नाम अब रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि पुराना जो कानून का नाम था वो दंड प्रक्रिया संहिता थी, जो कि सिर्फ जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें जो अपराध दिए हैं उनकी प्रक्रिया कैसी चलेगी इनके संबंध में बात करती थी। लेकिन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसा कि नाम बोल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक विधि ना होकर अब इसमें नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस में अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा EFIR और ज़ीरो FIR के बारे में। EFIR का एक नया कॉन्सेप्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लाया गया है। EFIR का मतलब ये है कि पहले और नॉर्मली जो होता है कि व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ है तो उसे थाने में चल के जाना होता था और वहाँ पर वो जाके FIR दर्ज करवाता था। लेकिन EFIR में ये सुविधा होगी कि व्यक्ति जो है अपने घर में बैठकर कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जो पोर्टल पुलिस द्वारा बनाया जाएगा उसमें अपने घर में बैठ के जो है वो FIR दर्ज करा सकते हैं, उन्हें थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न बनाया गया कि जैसे मान लीजिए कभी अपराध एक स्थान पर हुआ लेकिन व्यक्ति जो है वहाँ से बहुत दूर था और उसे पुलिस को तत्काल सूचना देनी थी, तो वो जो है EFIR से वो सूचना जो है दर्ज करा सकता है और पुलिस में कार्रवाई शुरू कर देगी। तो अभी तक हमने 2 नियमों के बारे में बातचीत कर ली है और अगला जो नियम जो लागू होने वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।
एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम नए कानून पर बातचीत कर रहे हैं, 3 नए कानून, अब तक 2 कानून पर हम बातचीत कर चुके हैं। शुभम तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार और बातचीत चल रही है। और तीसरा जो नियम है उसके बारे में भी अब बातचीत करेंगे और जानेंगे। शुभम जी बताइए, तीसरा जो ये अधिनियम जो लागू होने वाला है इसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है? तीसरा जो अधिनियम है उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाता है। ये जो अधिनियम होता है ये किस तरीके से साक्ष्य को कलेक्ट करना है, एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, न्यायालय में किस प्रकार से प्रक्रिया चलनी है, इनको बेसिकली ये जो है गवर्न करता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो तीनों कानूनों की प्राथमिकताएं हैं वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा केंद्रित हैं कि न्याय जो पूरी प्रक्रिया है उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हो, दूसरा फॉरेंसिक्स का ज़्यादा उपयोग हो, और तीसरा समय सीमा तय की गई है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है परिवर्तन किए गए हैं कि अब अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब अगर आती है तो इनकी भी रिकॉर्डिंग अगर कोई पेश करता है न्यायालय में या पुलिस के सामने प्रस्तुत करता है तो उसकी जो ग्राह्यता है, उसकी जो वैल्यू है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो तीसरा नियम जो अधिनियम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। और अब हम बात करेंगे जैसा कि जो 2 महीने के अंदर इसमें जो नया अधिनियम लागू हो रहा है, 2 महीने के अंदर केस अब क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी बात सामने आई थी ऐसी भी। तो क्या कुछ रहेगा इसमें विशेष कि 2 महीने में अब, क्योंकि पहले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था उनका केस सॉल्व होने के लिए, लेकिन अब ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। लोगों को इससे, आम नागरिक को कितना फ़ायदा मिलेगा? नए कानूनों में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन किया गया है कि अब अलग अलग स्टेजेस के लिए, अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है कि किसी कार्य को एक पर्टिकुलर समय सीमा में ही कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। कोई जो है टाइम लिमिट पहले नहीं थी, अब ये टाइम लिमिट कर दिया गया है कि चालान जो चार्जशीट केस की होती है वो पुलिस प्रेजेंट करेगी, उसके बाद जो सुनवाई केस की प्रारंभ होनी है वो 60 दिन के अंदर अंदर करनी है। तो इससे जो मामला है उसकी सुनवाई जल्दी स्टार्ट होगी। अगर शुरुआत जल्दी होगी तो उसका निराकरण भी जल्दी हो सकता है। फिर जजमेंट देने पे कि न्यायालय को जो है किसी भी अवस्था में 45 दिनों के अंदर अंदर जो है किसी भी केस का जजमेंट देना है। साथ में एक और इसमें सुविधा दी गई है कि जो पीड़ित है उन्हें 90 दिन के भीतर, यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के 90 दिन के भीतर पुलिस जो है उनको पीड़ित को ये सूचित करना है कि उनके केस का क्या प्रोग्रेस है, उनके केस में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि शीतकालीन सत्र में ये जो बिल है ये जो पास हो चुका था, क्योंकि 3 नए कानून उसी समय से चेंज करने, इस पर बातचीत हो चुकी थी। अब मॉनसून सत्र आ गया है, क्या कुछ इसमें प्रोसेस रहा होगा कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त इसको पास करने में लग गया, और पुलिस को इसमें क्या कुछ कठिनाई होगी? वकील क्योंकि सब पुराने नियम के अनुसार हो गए हैं यूज टू, तो आगामी जब 1 जुलाई से ये नियम लागू होता है तो उन लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना? मुश्किलों का सामना तो इस प्रकार से होगा कि जो चीज़ें पहले मुँह ज़ुबानी लोगों को याद थी अब उसमें परिवर्तन आ गया है
कि जैसे पहले हम कोई भी धारा 302 बोलता था तो लोग ये समझ जाते थे कि हत्या की बात हो रही है, लेकिन अब जो है उसको 103 कर दिया गया है। तो जो चीज़ें लोगों के ज़ुबान पे चढ़ी हुई थी उसमें परिवर्तन आएगा। पहले 420 अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई तो वो कहता था कि मेरे साथ 420 ही हो गई। अब वो धारा जो है 420 नहीं रही, अब वो धारा के क्रम का परिवर्तन हो चुका है। ये समस्या आएंगी। जी बिल्कुल। तो क्योंकि नए कानून पर जो 1 जून से जो नया कानून अब लागू हो जाएगा, लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इस तरीके के कानून हमारे देश में हैं, उन तक पहुंचाने के लिए क्या किस तरह की कोई पहल की जाएगी या फिर जागरूकता अभियान इस तरीके का कि ये कानून क्योंकि चेंज हो रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग या जो जानकार हैं उनको ही पता है, तो इस पर क्या कुछ पहल की जा रही है? इसके लिए जो नए तीनों कानून आ रहे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शासन के स्तर पर, जैसे मैंने बताया, बहुत व्यापक रूप से अलग अलग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है, अलग अलग सेशंस किए जा रहे हैं, जो इसके हितधारक हैं उनको ट्रेनिंग दिए जा रहा है। साथ में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वर्कशॉप कराए जा रहे हैं ताकि जो युवा वर्ग भी है वो भी नए कानून के बारे में जाने। इसके लिए मैं, अगर कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है कि नए कानूनों के बारे में और जानना चाहता है, इसके लिए सरकार ने कई वेबसाइट्स और ऐप्स भी डेवलप किए हैं। जैसे अगर कुछ का मैं उल्लेख करूं तो अगर किसी व्यक्ति को नए कानून के संबंध में जानना है तो उसे जो है NCRB द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलन ऐप एक तैयार किया गया है, उसको उन्हें डाउनलोड अपने फ़ोन में करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा UGC द्वारा चेतना सीरीज चलाई जा रही है जिसमें नए कानूनों के संबंध में जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है, उसको देख के लोग सीख सकते हैं। एक आई गॉड कर्मयोगी वेबसाइट ऐप जो है गवर्नमेंट ने डेवलप की है, उसमें लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसमें उनके सवालों के जवाब जो आमतौर पर लोग पूछते हैं वो अवेलेबल हैं। इस सब का प्रयोग करके आम जो जनता है वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकती है। एक जो दिक्कत आती है, जो मुझे हमेशा से लगता है कि कानूनों के संबंध में अवेयरनेस लोगों में हमेशा से ही कम रही है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब हम स्कूल लेवल पर होते हैं, 10th में हैं, 11th पे हैं, 12th में हैं, तो हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। 11th में मान लीजिए तो आपको उसमें साइंस पढ़ाया जाता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कॉमर्स पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी जो है पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें कानून कभी नहीं पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कानून एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, और कानून की जानकारी व्यक्ति को सशक्त बनाती है, उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। तो आगे भविष्य में शायद ये हो कि जो कानून विषय है इसे भी जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा बनाया जाए। तो बिल्कुल कानून के बारे में लोगों को, खास करके यंग एज के जो आजकल के जो युवा हैं, उनको जानने की बेहद ही आवश्यकता है। जैसा कि शुभम जी ने ये भी बताया कि बहुत सारे जागरूकता अभियान भी हैं, पोर्टल्स भी चलाए जा रहे हैं जहां पर जानकारी ले सकते हैं सभी। तो एक और मेरा सवाल है, और क्योंकि जो ये नया कानून लागू होने वाला है, क्या क्राइम रेट इससे अब कम होगा? क्योंकि जो नए 3 कानून लाए जा रहे हैं इसके बाद कार्रवाई अब आसानी से होगी, जल्दी लोगों के केसेस भी सॉल्व होंगे, तो क्या इससे क्राइम रेट कम होगा? बिल्कुल छाया जी, जो नए कानून हैं वो इस प्रकार से ही बनाए गए हैं कि उनका मकसद ये है कि समाज में जितना जो क्राइम का रेट है उसको हम जो है कम कर सकें। तो जैसे कि समय सीमाएं तय की गई हैं, ऐसे अपराध जो पुराने संहिता में नहीं होते थे उनको इंक्लूड किया गया है। तो इससे मुझे लगता है बिल्कुल कि नए कानून बहुत हद तक क्राइम रेट को कम करने में सहायक होंगे। तो बिल्कुल, जैसा कि हमने आज नए कानून जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, 3 नए कानून, इस पर बातचीत की। शुभम तोमर जी लगातार हमारे साथ बने रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है। और क्योंकि अब नए जो कानून है उसमें 2 मॉब लिंचिंग और देशद्रोह जैसे वारदात को भी अब इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो चीज़ें सामने आई है, अब निश्चित रूप से आगे चलकर लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और अपराध का जो रेट है वो भी अब कम हो सकता है।
और बहुत सारे इससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगे भी इसमें देखना होगा कि ये जो कानून अब पास होता है इसके बाद से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है देश में। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।